सो वेलकम बैक ऑन स्टेम बाबा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड इसमें हमने 5 टॉपिक्स पढ़े थे। फर्स्ट 3 टॉपिक्स पे हम ऑलरेडी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज बारी है 4th टॉपिक की, विच इज वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। आज हम इस टॉपिक पे इन डिटेल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन स्टार्टिंग में पहले इजी होंगे, देन मॉडरेट एंड फाइनली हम टफ क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस शानदार वीडियो की। सो ये है पहला क्वेश्चन, एंड यहां पे कह रहे हैं कि ऑन री एंट्री द स्पेस शटल्स प्रोटेक्टिव हीट टाइल बिकम एक्सट्रीमली हॉट। कह रहे जब स्पेस शटल जब स्पेस से वापस आता है इनटू द अर्थ सिस्टम, तो मान लो ये अपनी अर्थ है, प्यारी प्यारी अर्थ, एंड यहाँ से स्पेस शटल जब वापस आ रहा है अर्थ सिस्टम पे, तो जो इसकी प्रोटेक्टिव जो इसका सिस्टम होता है, प्रोटेक्टिव हीट टाइल्स हैं, वो बहुत गर्म हो जाती हैं। तो हमें ये बताना है कि वॉज द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द स्पेस शटल अर्थ सिस्टम व्हेन द शटल लैंडेड ग्रेटर देन लेस देन और द सेम एज इट वॉज इन द ऑर्बिट। मतलब जब ये स्पेस शटल ऑर्बिट में थी उस वक्त जो इसके पास मैकेनिकल एनर्जी थी, और जब वो अर्थ सरफेस पे आ गई उस वक्त जो इसके पास मैकेनिकल एनर्जी है, क्या ये दोनों सेम है या m1 ज्यादा है या m2 ज्यादा है, ये हमें बताना है। तो देखिए, जब सपोज कि यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी m1 है, तो जब ये स्पेस शटल बैक टू अर्थ आ रही है तो कुछ इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी थी m1, दैट इज बेसिकली सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, तो ये कन्वर्ट हो गई किसमें, हीट में, साउंड में। बोलो यार, जब वापस आएगी तो हीट साउंड में कन्वर्ट, तभी तो ये जो इसके टाइल्स है वो गर्म हो रहे हैं, प्रोटेक्टिव हीट टाइल्स। तो एक्चुअली जो है इसकी मैकेनिकल एनर्जी m2 जो होगी व्हेन इट रीचेस ऑन द अर्थ सरफेस, दिस विल बी लेस देन द मैकेनिकल एनर्जी एट द ऑर्बिट। तो हम कहेंगे कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कम होगी, सेम नहीं होगी। तो ये था आंसर इस क्वेश्चन का। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड यहां पे कह रहे हैं कि कैचिंग अ वेव 77 kg सर्फर स्टार्ट्स विद स्पीड ऑफ 1.3 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल स्पीड जो है पर्सन की वो है 1.3 मीटर पर सेकेंड, एंड जो इसका मास हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 77 kg। तो अब क्या हुआ कि इट ड्रॉप्स थ्रू अ हाइट ऑफ 1.65 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। तो ये जो पर्सन है इट ड्रॉप्स इट हाइट, अगर ये मैं वर्टिकल हाइट ये देखूं तो ये हमें दे रखा है 1.65 मीटर। नाउ इट एंड्स अप विद द स्पीड ऑफ, तो फाइनल स्पीड कितनी बन जाती है सर्फर की, दिस इज 8.2 मीटर पर सेकेंड। तो हमें ये बताना है कि हाउ मच नॉन कंजर्वेटिव वर्क वाज डन ऑन द सर्फर। तो देखिए, हमने देखा था कि ये एक्सप्रेशन पढ़ा था कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, दिस इज इक्वल्स टू द चेंज इन द मैकेनिकल एनर्जी, और वी कैन से द फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस द इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। करेक्ट। अब अगर ये वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अगर ये पॉजिटिव होता है तो मैकेनिकल एनर्जी इंक्रीज होती है, अगर ये नेगेटिव होता है तो मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीज हो गई है। तो ये सब कुछ चीजें हम पढ़ के आए हैं व्हेन वी वर डिस्कसिंग द चैप्टर। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा हो तो मैंने चैप्टर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप हर एक वीडियो 1 by 1 देख सकते हैं, एंड देन यू कैन कम बैक टू दिस क्वेश्चन। ओके, तो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, ये है मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ पे दिस द फाइनल पॉइंट एंड दिस वाज द इनिशियल पॉइंट फॉर द सर्फर। करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा, फाइनल मैकेनिकल प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक हाफ mvf² प्लस फाइनल पोटेंशियल, सो mgyf माइनस इनिशियल काइनेटिक, सो हाफ mvi का स्क्वायर प्लस mgy। करेक्ट। एंड अगर मैं वो ले लूं अपना, इसको डिफाइन कर दूं एक्सिस, तो हम ले रहे हैं, यहां पे ले लेते हैं, दिस इज द पॉजिटिव x एंड दिस वन इज द पॉजिटिव y।
तो मतलब जो फाइनल पोजीशन है यहाँ पे हम ले रहे हैं कि y इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो अब कुछ नहीं है, वैल्यूज पुट करते हैं। 1/2 मास हमें कितना दे रखा है, मास एक काम करते हैं, मास को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि मास सब में है। तो मास को मैं निकाल लेता हूँ बाहर, 77 kg। अब 1/2 VF स्क्वायर, तो VF कितना है 8.2, 8.2 का स्क्वायर, देन प्लस पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे 0 है क्योंकि यहाँ पे हमने रेफरेंस ले रखा है तो ये तो 0 हो जाएगा। देन -1/2 m मैं निकाल चुका हूँ बाहर, VI है हमारे पास 1.3, सो 1.3 का स्क्वायर, एंड देन दिस इज माइनस, ये नेगेटिव साइन हो जाएगा ना, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो mg/y। तो इनिशियल इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, दिस इज m मैं बाहर निकाल चुका हूँ, g की वैल्यू होती है 9.81 एंड yi, तो ये है yi, ये कितना है डिस्टेंस, ये हमें 1.65 मीटर दे रखा है, तो मल्टीप्लाइड विद 1.65 मीटर एंड देन ब्रैकेट क्लोज्ड। नाउ फर्दर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे बाय यूजिंग अ कैलकुलेटर, you will get this work done by the non-conservative forces to be nearly 1300 joules, or we can say 1.3 kilojoules। तो देखिए यहाँ पे जो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ये पॉजिटिव आया है। अब जनरली हम ये देखते हैं कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नेगेटिव आता है क्योंकि फ्रिक्शन जो है नेगेटिव वर्क कर रहा है, बट इस केस में क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि जो वेव है ना, वेव जिसके ऊपर ये सर्फर स्टार्ट करता है इनिशियल स्पीड कुछ से और जब नीचे आता है तो कुछ स्पीड इसकी बढ़ जाती है, तो जो वो वेव है वो क्या करे, इट इज एक्चुअली प्रोपेलिंग द सर्फर एंड इट एंड्स अप विद द मोर मैकेनिकल एनर्जी। तो ये पॉजिटिव वर्क कर रही है सर्फर के ऊपर जो वेव है, जिसके कारण इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है, इसीलिए ये वैल्यू पॉजिटिव आई है। तो ये चीज़ गौर करने वाली बात थी कि पॉजिटिव क्यों आई है। तो आई होप कि आपको थोड़ा इंटीरियर फील आया होगा इस क्वेश्चन का। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यहाँ पे कह रहे हैं कि एट अ प्लेग्राउंड अ 19 kg चाइल्ड प्लेज ऑन अ स्लाइड दैट ड्रॉप्स थ्रू अ हाइट ऑफ 2.3 मीटर। तो मैं इसको फिजिकली दिखा देता हूँ हो क्या रहा है। तो ये अपने पास कुछ स्लाइड है जिस पे बच्चा खेल रहा है, तो यहाँ पे ये बच्चा यहाँ पे खड़ा है, स्टार्टिंग में स्लाइड करना चालू करता है एंड दिस इज द ग्राउंड। तो ये अपना ग्राउंड ले लेते हैं, दिस इज, एंड ये हाइट जो हमें दे रखी है 2.3 मीटर, ये हाइट हमें दे रखी है। एंड ये कह रहे हैं कि द चाइल्ड स्टार्ट्स एट रेस्ट, मतलब इनिशियल जो इसकी स्पीड थी वो 0 थी, एंड जब ये ग्राउंड पे पहुंचता है उसकी फाइनल स्पीड क्या रही होगी ये हमें बताना है। और गिवन क्या है कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस दिस इज इक्वल्स टू -361 जूल्स। देखो यहाँ पे नेगेटिव है, इसका मतलब जो मैकेनिकल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही होगी। पिछले वाले क्वेश्चन में ये पॉजिटिव आया था। ओके, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस दिस इज इक्वल्स टू द चेंज इन द मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज द फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस द इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। हमें निकालना है VF। अच्छा, मैं इसको एक्सिस और डिफाइन कर देता हूँ, दिस इज पॉजिटिव x, ये है पॉजिटिव y, और यहाँ पे हम इसको ओरिजिन ले रहे हैं। तो ग्राउंड पे हम मान के चल रहे हैं कि y इज 0, और जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो y की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी 2.3 मीटर। ओके, तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। फाइनल मैकेनिकल एनर्जी दिस वुड बी फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल, m भूल गया मैं, एंड फाइनल पोटेंशियल, देन माइनस इनिशियल काइनेटिक स्क्वायर भी आएगा एंड इनिशियल पोटेंशियल। तो ये हो गया फाइनल मैकेनिकल एनर्जी और ये हो गया इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो हमें बेसिकली निकालना है VF, फाइनल स्पीड निकालनी। इनिशियल स्पीड 0 दे रखी है, तो क्या मैं इसको 0 ले लूं, बोलो यार। अच्छा, फाइनल जो पोटेंशियल होगा वो भी 0 हो जाएगा क्योंकि ग्राउंड पे आ चुका है बच्चा, तो फाइनल जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी 0 हो जाएगी। तो बेसिकली बचा क्या कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल्स टू हाफ mv फाइनल का स्क्वायर, देन यहां बच जाएगा -mg yi, करेक्ट।
अब क्या मैं इस टर्म को इधर ले जाऊं, तो ये हो जाएगा दिस इज डब्ल्यू एन सी नॉन कंजर्वेटिव वर्क प्लस एम जी वाई आई इज इक्वल्स टू 1/2 एम वी एफ स्क्वायर। तो 2 को मैं इधर ले जाता हूँ तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मास को डिवाइड कर देता हूँ और फिर कर देता हूँ स्क्वायर रूट। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा किसका, फाइनल स्पीड का। अब हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया है, अब हमें कुछ करना नहीं होता है, सिंपल वैल्यूज पुट करो, यू विल गेट द रिजल्ट। So that would be 2 times WNC, this is minus 361, then plus MGYI, मास हमें बच्चे का दे रखा था 19 kg, तो 19 मल्टीप्लाइड विद G 9.81, YI 2.3 मीटर, ये हमें दे रखा है, then ब्रैकेट क्लोज्ड, डिवाइड बाय द मास। मास हमें क्या दिया हुआ है, मास इज 19। इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द फाइनल स्पीड टू बी 2.7 मीटर पर सेकेंड। तो जब बच्चा ग्राउंड पे पहुंचेगा तो इसकी स्पीड कितनी बन चुकी होगी, 2.7 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप कि आपको एनर्जी इक्वेशन, मतलब ये जो इक्वेशन पढ़ी थी, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन द मैकेनिकल एनर्जी, इक्वेशन हमें कैसे लगानी है, कहाँ इसको पॉजिटिव लेना है, कहाँ आपको एक्सिस डिफाइन कैसे कैसे करना होता है, आपको इस क्वेश्चन के थ्रू समझ में आया होगा। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यहाँ पे कह रहे हैं 78 kg skateboarder grinds down a Huba ledge that is 2.5 meter long and inclined 19 degrees below the horizontal। तो मैं इसको इस इमेज के थ्रू शो करने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो ये है हमारे पास विच इज दिस प्लेन इज 19 डिग्रीज बिलो द हॉरिजॉन्टल एंड यहाँ से स्केटबोर्डर स्टार्ट करता है अपना काम, बेसिकली स्लाइड करना, एंड यहाँ पे आके ये दिस इज द ग्राउंड, इसको हम ग्राउंड मान लेते हैं, एंड जो लेंथ है ये हमें दे रखी है 2.5 मीटर, ये वाली लेंथ। नेक्स्ट कह रहे हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन डिसिपेट्स हाफ ऑफ हर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी टू थर्मल एंड साउंड एनर्जी। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रिक्शन, द वर्क डन बाय फ्रिक्शन है, दिस इज हाफ ऑफ द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आधी जो पोटेंशियल एनर्जी वो कन्वर्ट हो गई है फ्रिक्शन में, काइनेटिक फ्रिक्शन में। तो जो वर्क जो किया होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, दैट वुड बी हाफ ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये चीज हम यहां से लिख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू के की वैल्यू क्या रही होगी वो हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लूं, तो ये हाइट है h, बोलो यार। तो अगर ये 2.5 सेंटीमीटर है, ये 19 डिग्री है, तो ये भी 19 डिग्री हो जाएगा। तो ये हाइट h कितनी हो जाएगी, दिस हाइट h विल बी 2.5 sin theta, theta is 19 degree, which is equals to 0.814 meter। तो यहां से जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू आएगा, दैट विल बी mgh। अब देखो, जो मैं केवल मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, एक्चुअल में जो है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है, क्योंकि जब नीचे आएगा स्केट बोर्डर तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी ना। तो मैं केवल मैग्नीट्यूड अभी लेके चल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा m तो 78, g 9.81, h तो होता है ये ये स्टैंडर्ड नहीं, ये g स्टैंडर्ड होता है, h की वैल्यू है 0.814 मीटर एज पर द क्वेश्चन। तो यहाँ से जो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी आएगी, दैट वुड बी 623 जूल्स, करेक्ट। तो अब मैं अगर इस इक्वेशन से लिखूं तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, एफ के इंटू डी इज इक्वल्स टू, ये कितना है, डेल्टा यू, ठीक है, और ये 1/2 एज इट इज। तो यहां से एफ के का जो एक्सप्रेशन होगा ये कितना हो जाएगा, 1/2 डेल्टा यू एज इट इज, और डी आ जाएगा नीचे, ठीक है। एंड एफ के हमें मालूम है, एफ के होता क्या है, दिस इज म्यू के मल्टीप्लाइड विद एन, करेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दूं तो ये
हो जाएगा म्यू के टाइम्स एन, दिस इज इक्वल्स टू 1/2 डेल्टा यू डिवाइड बाय डी। और इस n को भी मैं यहाँ लेके जा सकता हूँ, तो ये हो जाएगा n यहाँ पे। तो ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास म्यू के का। अब n तो है नॉर्मल फोर्स जो कि स्केट बोर्डर पे लग रही होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस हमने कई बार निकाले कि जब ये स्लाइड होता है तो उस वक्त जो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नॉर्मल फोर्स लग रही होती है वो कितनी होती है। ऐसे क्वेश्चन मैंने मल्टीपल सॉल्व करवाए थे जब न्यूटन्स के लॉस पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे ये ग्रेविटी नीचे लगेगा mg, एंड नॉर्मल फोर्स n ऊपर लगेगा। एंड यहाँ पे अगर मैं इसका अगर ये थीटा है तो इसका कंपोनेंट ये कितना आता है mg कोसाइन थीटा। एंड क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो n होगा ये किसके बराबर होगा, mg कोसाइन थीटा के बराबर होगा। तो फाइनली जो एक्सप्रेशन बन जाता है म्यू के का, ये आ जाता है 1/2 डेल्टा यू डिवाइड बाय डी एन हो गया हमारे पास mg कोसाइन थीटा। अब हमारे पास सारी वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं और म्यू के की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो 1/2 एज इट इज, डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमने कितना निकाला था 623 जूल्स, तो 623। डी डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस वो चला है 2.5 मीटर चला है, तो ये है 2.5 मीटर। मास फॉर द स्केटबोर्डर वी हैव 78 kg। जी तो होता ही है स्टैंडर्ड 9.81 टाइम्स कोसाइन थीटा, थीटा इज 19 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ म्यू के टू बी इक्वल्स टू 0.17। तो ये होगा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दैट वुड बी एक्टिंग ऑन द स्केटबोर्डर। तो आई होप आपको ये आइडिया लगा होगा कि हम ऐसे क्वेश्चंस एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहां से हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो यहां पे कह रहे हैं कि 1.9 kg रॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट अ सरफेस ऑफ पाउंड 1.8 मीटर डीप। तो पाउंड है हमारे पास, वाटर है बेसिकली, यहाँ पे सरफेस है एंड यहाँ पे वाटर है। इसकी जो डेप्थ हमें दे रखी है फ्रॉम द सरफेस टू द ग्राउंड लेवल, दिस इज 1.8 मीटर। एंड यहाँ पे इस पोजीशन पे हम जो है स्टोन को ड्रॉप करते हैं फ्रॉम दिस पोजीशन, एंड फाइनल पोजीशन यहाँ पे होती है इसकी। एंड जो मास है हमारे पास रॉक का, दिस इज 1.9 kg एंड डेप्थ तो मैंने बताई दी है। नेक्स्ट जब ये नीचे मूव कर रहा है उस वक्त जो इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कितना लग रहा है 4.6 न्यूटन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। और हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि नॉन कंजर्वेटिव वर्क done by the resistance, water resistance on the rock. Next, the potential energy, the kinetic energy, the total mechanical energy E, when the depth of the rock is below the water surface. देखो जब 0 मीटर पे है तब ये सारी चीज़ें कितनी होंगी, जब वो 1 मीटर पे होगा रॉक तब मैकेनिकल एनर्जी नॉन कंजर्वेटिव वर्क कितना होगा, जब ये यहाँ पे होगा और जब ये फाइनली यहाँ पे होगा। तो ये 3 पार्ट में हमें सॉल्व करना है। एंड हम ये मान सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे जो है दिस इज y इक्वल्स टू 0 एट द बॉटम ऑफ द पाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ कि जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे है, यहाँ पे है, तब वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा। तो देखो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, दिस वुड बी फोर्स मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस, एंड नेगेटिव होगा क्योंकि नीचे की तरफ मूव कर रहा है, फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है। अब इनिशियल पॉइंट पे तो कुछ डिस्टेंस वो चला ही नहीं, उस वक्त जो नॉन कंजर्वेटिव वर्क आएगा वो 0 आ जाएगा। ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इस पॉइंट पे जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी mg, हाइट कितनी है h, तो mgh दैट वुड बी, मैं इसको ha लिख देता हूँ कि इस पॉइंट पे जो हाइट है वो ha है विच इज 1.8 मीटर। तो ये मास हमें दे रखा है 1.9 kg। g तो होता ही है स्टैंडर्ड 9.81 मीटर पर सेकंड। एच ए हाइट, इस वक्त इसकी हाइट कितनी है रेफरेंस से 1.8 मीटर। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इस पॉइंट पे ये निकल के आ जाएगी अराउंड 34 जूल्स। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इस पॉइंट पे, क्योंकि अभी इस पॉइंट पे रेस्ट पे है तो काइनेटिक तो हो जाएगी 0।
अच्छा, टोटल मैकेनिकल कितनी हो जाएगी? टोटल मैकेनिकल विल बी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, तो ये हो जाएगा 34 जूल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट बी पॉइंट पे जब ये 0.5 मीटर ड्रॉप कर जाता है, मतलब ये इतना नीचे आ गया है एंड दिस इज 0.5 मीटर, तो नीचे से कितना ऊपर होगा? नीचे से 1.3 मीटर होगा, करेक्ट? ठीक है, तो बी पार्ट के लिए हम निकालते हैं वर्क डन, नॉन कंजर्वेटिव वर्क, ये कितना होगा? तो माइनस एफ इंटू डी होगा। अच्छा, कितना डिस्टेंस ये चला है? दिस इज द डिस्टेंस डी, तो ये कितना चला है? 0.5, तो फोर्स दे रखा 4.6 न्यूटन, दिस इज 0.5, तो ये हो जाएगा नेगेटिव 2.3 जूल्स। तो इतना वर्क फ्रिक्शन ने किया इसके ऊपर जब ये यहाँ पे पहुंचा। नेक्स्ट इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो ये हो जाएगा एम जी एच बी, मतलब ये हाइट कितनी है? दिस हाइट विल बी एच बी। रेफरेंस से देखेंगे ना पोटेंशियल देख निकालने के लिए एच बी यहाँ से, तो ये 1.3 मीटर है। तो मास हमें दे रखा है 1.9, जी तो स्टैंडर्ड होता है ये 9.81, एच बी जो है दिस इज 1.3 मीटर, तो ये आ जाएगा हमारे पास नियरली 24 जूल्स, करेक्ट? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी यहाँ पे? देखो, काइनेटिक निकालने के लिए हमें ये क्योंकि हमें यहाँ पे स्पीड नहीं पता इसकी स्पीड कितनी होगी यहाँ पे, तो हम ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे कि जो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है ये होता है चेंज इन द मैकेनिकल एनर्जी, सो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस द इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। तो देखिए, जो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी थी वो तो थी 31 जूल्स, एंड जो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव वर्क है दिस इज माइनस 2.3 जूल्स। और ए टू ये क्या होगा? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक फाइनल। अब फाइनल पोटेंशियल तो हमें पता है 24 जूल्स, तो अगर मैं यहाँ पे 24 जूल्स लिख दूं तो क्या मैं इनिशियल जो इस पॉइंट पे जो फाइनल जो ये इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी वो मैं निकाल लूंगा। तो यहाँ से जो के एफ की वैल्यू आएगी 7.7 जूल्स, एंड इस पॉइंट पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो कितनी हो जाएगी? 24 प्लस 7.7, तो ये कितना हो गया? 31.7। तो आप देख रहे हो फाइनल जो इस पॉइंट पे जो मैकेनिकल एनर्जी थी जब बॉल इस पॉइंट पे आई तो वो कुछ कम हो गई। और ये कम क्यों हुई? क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव वर्क कितना था? 2.3। इनका अगर आप डिफरेंस देखोगे तो वो 2.3 ही आएगा। तो ये चीज हम सीख सकते हैं। जब हम फ्रिक्शन वगैरह कंसिडर नहीं कर रहे थे तब हमने ये देखा था कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो हर पॉइंट पे सेम रहती है, बट इस क्वेश्चन में हम लोग फ्रिक्शन कंसिडर कर रहे हैं, तो इसके कारण क्या हुआ कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो सेम नहीं रही, वो कंजर्व नहीं रही, वो एक्चुअली कम हो गई। और कितना कम हुई? जितना वर्क किया गया, नेगेटिव वर्क किया गया, उतना ही कम हो गई। तो अब मैं इसको एक टेबल के थ्रू इसको शो कर देता हूं। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड द टोटल मैकेनिकल एनर्जी। देखो, ए पार्ट के लिए जब ये जीरो लेवल पे था, यहाँ पे था, उस वक्त ये नॉन कंजर्वेटिव वर्क जीरो था, पोटेंशियल था 34 जूल्स एंड काइनेटिक जीरो थी, और टोटल कितना था? टोटल भी 34 था। अच्छा, बी पॉइंट पे जब वो 0.5 मीटर नीचे आ गया उस वक्त जो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस था दिस इज नेगेटिव 2.3 था। पोटेंशियल कितनी थी? 24, एंड काइनेटिक कितना है? 7.7, एंड दिस इज 31.7। देख रहे हो कितना कम हो गया? जितना कम हुआ है इसके बराबर हुआ है। ऐसे अगर हम सी पार्ट के लिए देखूं तो ये हो जाएगा -4.6, दिस विल बी 15, एंड दिस विल बी, ये हो जाएगा 12.1, एंड जो टोटल होगा दैट वुड बी 27.1। तो देख रहे हो कितना कम हुआ? ये 4.6 कम हुआ ना। देखो ये भी उतना ही है। तो आई होप यहां से आपको आइडिया लग गया होगा कि अगर हम फ्रिक्शन पिक्चर में लेते हैं तो जितना वर्क फ्रिक्शन करता है उतना ही मैकेनिकल एनर्जी हमारे कम हो जाती है। इन केस यहाँ पे अगर ये जो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव अगर ये पॉजिटिव आता, पॉजिटिव 2.3 आता, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी उतनी ही बढ़ जाती। अब ये नेगेटिव 2.3 आया तो इतनी ही ये घट गई है। इस केस में 4.6 नेगेटिव आया तो ये इतनी यहाँ से घट गई है।
तो यहाँ से हम ये चीज़ वेरीफाई भी, हमने ये चीज़ हमने पढ़ी भी थी जब हम चैप्टर्स डिस्कस कर रहे थे कि जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। बढ़ाएंगी कब? जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। जैसे अभी हमने सफ़र वाला जो क्वेश्चन था उसमें जो WNC पॉजिटिव आ रहा था तो वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी बढ़ रही थी। यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये जो मैकेनिकल एनर्जी ये घट रही है। तो आई होप यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब मूव ऑन करते हैं द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। एंड यहाँ पे कह रहे एक ट्रैक है विच इज इंक्लाइंड 81 डिग्री बिलो द हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल से नीचे 81 डिग्रीज ये इंक्लाइंड है एंड ये जो इसकी लेंथ हमें दे रखी है स्पैन की, इस ट्रैक की, दिस इज 49.4 मीटर। तो ये अपन ग्राउंड ले लेते हैं, यहाँ पे ग्राउंड आ गया है। तो अगर ये 81 डिग्रीज है तो ये भी 81 डिग्रीज ही होगा। तो तीन चीज़ें यहाँ पे निकालनी है। पहली चीज़ हमें निकालनी है कि कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हमें दे रखा है और निकालना ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा अगर मास फॉर द कोस्टर ट्रेन इज 1700 kg। तो मास हमें दे रखा है रोलर कोस्टर ट्रेन का 1700 kg एंड म्यू के की वैल्यू हमें दे रखी है 0.29। तो यहां से क्या मैं फ्रिक्शन निकाल ले जाऊंगा? बिल्कुल निकाल ले जाऊंगा। फ्रिक्शन होता है म्यू के मल्टीप्लाइड विद एन एंड इस केस में हम काफी बार निकाल चुके हैं कि नॉर्मल फोर्स जब ये इंक्लाइन होता है तो ऑब्जेक्ट के ऊपर नॉर्मल फोर्स कितनी लग रही होती है? दैट वुड बी इक्वल्स टू mg कोसाइन थीटा। अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखा था। तो ये हो जाएगा 0.29 टाइम्स n हमारे पास है mg कोसाइन थीटा। तो क्या मैं यहाँ से m की वैल्यू पता है, g की वैल्यू पता है, थीटा हमें पता है 81 डिग्री। अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ तो क्या हम इजीली f की वैल्यू निकाल लूँ? बिल्कुल निकाल लेंगे। तो f की आ जाएगा 0.76 किलो न्यूटन। अच्छा, तो वर्क कितना किया फ्रिक्शन ने? वर्क होता क्या है? फोर्स मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस। अब ट्रेन जा रही है नीचे की तरफ, फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है ऊपर की तरफ, तो कितना वर्क करेगा? माइनस एफ के इंटू डी। नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि थीटा जो है इन दोनों के बीच में 180 डिग्रीज बन रहा है। तो माइनस 0.76 इंटू डी इज 49.4 मीटर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज गड़बड़ हो गई है। एक्चुअली जो ये है ना 49.4 मीटर, ये हमें कह रहे हैं कि दिस इज द हाइट, चेंज इन हाइट है। मतलब ये एक्चुअली हमें दे रखा है 49.4 मीटर, ये नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा? अगर आप सिंप्लीफाई करोगे बाय यूजिंग दिस ट्रिग्नोमेट्री, ये जो लेंथ आएगी दैट वुड बी अप्रोक्सीमेटली 50 मीटर। कोई खास फर्क पड़ा नहीं, मतलब 0.6 मीटर बढ़ गया, बट फिर भी हमें एक्यूरेट वैल्यू रखनी है तो इसलिए ये होगा। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस डी दैट वुड बी 50 मीटर। तो यहाँ से हमारे पास किलो जूल में आंसर आएगा क्योंकि हमने किलो न्यूटन में ले रखा है इसको। तो दैट वुड बी -38 किलो जूल। करेक्ट। फाइनल पार्ट बच गया कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कोस्टर ट्रेन एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन। मतलब इस पॉइंट पे इसकी स्पीड कितनी रही होगी। तो सिंपल क्वेश्चन है यार, ये चीज मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है दैट इज इक्वल्स टू द फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस द इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। तो ये हो जाएगा फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल देन माइनस इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल। अब देखो फाइनल जो पोटेंशियल होगा वो तो जीरो होगा क्योंकि ये हमने ग्राउंड ले रखा है, दिस इज एक्स वाई एंड यहाँ पे वाई इक्वल्स टू जीरो है। तो फाइनल पोटेंशियल तो जीरो है और इनिशियल काइनेटिक भी जीरो है। तो यहाँ से जो फाइनल काइनेटिक का एक्सप्रेशन होगा ये कितना हो जाएगा? दिस वुड बी द नॉन कंजर्वेटिव वर्क प्लस द ये नेगेटिव तो इधर जाके पॉजिटिव, तो यू आई हो जाएगा। और यहाँ से के एफ क्या होता है? हाफ एम वी एफ का स्क्वायर। और ये चीज़ हमें पता है नॉन कंजर्वेटिव वर्क कितना किया है इसने, दिस इज नेगेटिव दिस मच। तो अगर मैं जूल्स में लिखूँ तो नेगेटिव 38,000 जूल्स। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है? एम जी एच। मास कितना है? 1700 जी 9.81 और इनिशियल हाइट कितनी थी? 49.4 मीटर। मास अगर मैं यहाँ पे भी इसको पुट कर दूँ मास की वैल्यू, दिस इज 1700 kg है ना, तो हाफ 1700 kg। तो क्या मैं यहाँ से वी एफ की
ईजिली वैल्यू ना निकाल ले जाऊँ, बिल्कुल वैल्यू आएगी एंड दैट वुड बी इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये था आंसर इस क्वेश्चन का। आई होप कि आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस क्वेश्चन से। सो इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रॉम द पोटेंशियल एनर्जी कर्व्स एंड द इक्वी पोटेंशियल्स। तो अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। गुड बाय।